इससे पहला टॉपिक था हमारा क्रिप्स मिशन का, और 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और वो नाकाम होकर गया था। क्रिप्स मिशन अपने साथ जो तजावीज़ लेकर आया था वो पार्शियल इंडिपेंडेंस की तजावीज़ थी, कि जिसमें बरतानवी हुकूमत जो है वो हिंदुस्तान को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देना चाह रही थी। तो लेकिन उसकी मुखालफत कांग्रेस ने भी की और मुस्लिम लीग ने की। कांग्रेस तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि हिंदुस्तान की तकसीम हो, और उन तजावीज़ के अंदर हिंदुस्तान की तकसीम का इम्कान था, यानी सूबों को ये अख्तियार दिया जा रहा था कि वो अपने लिए अलग आइन बना ले। और मुस्लिम लीग ने उसको इस वजह से रिजेक्ट कर दिया था कि उसमें खुल्लम खुल्ला ये नहीं माना गया था कि हिंदुस्तान को तकसीम किया जाएगा और पाकिस्तान को बनाया जाएगा, क्योंकि मुसलमान जो थे वो 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन के ज़रिए से अपने लिए अलग मुल्क का मुतालबा कर चुके थे। तो क्रिप्स मिशन नाकाम होकर चला गया। उसकी नाकामी के बाद कांग्रेस जो थी उसने हुकूमत पर मजीद दबाव जो था वो डालना शुरू कर दिया कि जी अख्तियारात जो हैं वो अक्सरियती जमात को मुंतकिल कर दिए जाएं, क्योंकि जो क्रिप्स मिशन था उसके अंदर जो हिंदुस्तान को आज़ादी देने की बात थी, उससे कांग्रेस ने ये नतीजा अखज़ किया कि हुकूमत बरतानिया यहाँ से जाने वाली है, क्योंकि जापान को इब्तदाई तौर पर जो है वो कामयाबी हो रही थी। तो कांग्रेस का यही ख्याल था कि जब जापान जो है वो हिंदुस्तान में आ जाएगा तो फिर यहाँ से हुकूमत बरतानिया को जाना ही पड़ेगा। तो लिहाजा उसने अपनी जो तहरीकें थी उनको तेज़ कर दिया कि हुकूमत बरतानिया पर मज़ीद प्रेशर डाला जाए और उसको यहाँ से जल्द अज जल्द निकाला जाए। तो उसने कांग्रेस ने अवाम से ये कहा कि जी अदालतों और दफ्तरों का बाइकाट करें। इसके अलावा सिविल नाफरमानी की जो तहरीक थी वो भी उसने शुरू करवाई। जलसे और जुलूसों के ज़रिए अपनी ताकत का मुजाहरा किया गया। और गांधी ने उस टाइम हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक यानी क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू की, और ब्रिटिश गवर्नमेंट को इस तहरीक के ज़रिए से ये मैसेज दिया कि यहाँ से वो निकल जाएं, यानी छोड़ दें हिंदुस्तान को। तो क्योंकि गांधी ये तवक्को कर रहा था कि जंग में हुकूमत बरतानिया को लाजमी शिकस्त होगी, क्योंकि जापान की जो कामयाबियां थी उस वक्त की वो उसकी वजह से इतने कॉन्फिडेंस में था। और इन सारी तहरीकों में उसने मुस्लिम लीग को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज किया हुआ था कि वो अकेला ही ये सारी तहरीकें चलाकर हुकूमत पर प्रेशर डाल के हुकूमत को झुका लेगा, और ये हर किस्म का हरबा इस्तेमाल किया जाएगा जिसके ज़रिए से हुकूमत बरतानिया मजबूर होकर जो इक़्तिदार है वो कांग्रेस के हवाले करके चली जाए। तो गांधी ने तो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक शुरू की, लेकिन कायदे आज़म ने उसके मुकाबले पर तकसीम करो और छोड़ दो की बात की, तहरीक नहीं शुरू की। ठीक है ना, कि मुस्लिम लीग ने ऐसी कोई तहरीक नहीं शुरू की जो कि सिविल नाफरमानी की हो या उसमें हुकूमत बरतानिया को तंग करने की कोई बात हो, लेकिन सिर्फ ये नारा ज़रूर लगाया कि अगर हुकूमत बरतानिया जाना ही चाह रही है, हिंदुस्तान छोड़कर जाना चाह रही है, यानी कि जैसा कि उन्होंने क्रिप्स मिशन में कहा था कि जी हिंदुस्तान को आज़ादी दे दी जाएगी, तो उन्होंने कहा कि आप तकसीम करके आज़ादी दें। और इसके अलावा आपने गांधी के इन अज़ाइम से बरतानवी हुकूमत को और मुसलमानों को खबरदार किया कि गांधी की इस तहरीक का मकसद जो है वो रामराज का क़याम है, और ये एंटी मुस्लिम तहरीक है। इसके ज़रिए से कांग्रेस ये चाहती है कि पूरा इक़्तिदार जो है वो कांग्रेस के हवाले कर दिया जाए, यानी मुत्तहिदा हिंदुस्तान कांग्रेस के हवाले करके तो हुकूमत बरतानिया यहाँ से रवाना हो जाए। तो कायदे आज़म ने वार्न किया कि ये जो कांग्रेस के अज़ाइम हैं ये ठीक नहीं है, ये हुकूमत के भी खिलाफ हैं और मुसलमानों के भी खिलाफ हैं। तो गांधी की ये जो हिंदुस्तान छोड़ दो तहरीक थी, इस पर हुकूमत ने फौरन एक्शन लिया और गांधी को और उसके जो साथी थे कांग्रेस के उनको जेल में डाल दिया गया। तो 2-3 साल जो था वो गांधी जेल में रहा। अब ये हुआ है जनाब कि जी जंग की सिचुएशन बदल गई है। ठीक है, अब पहले तो ये था ना कि जो जापान था वो चढ़ाई कर रहा था इत्तेहादियों पे, मसलन उसने जो है वो 2-3 कॉलोनियां जो थी अमेरिका की उस पे उसने कब्जा किया, मसलन फिलीपींस पे, गुआम, वेकलैंड पे, और इसी तरह से
ब्रिटिश की भी 2-3 कॉलोनियां, मलाया, सिंगापुर, हांगकांग वगैरह पे उसने कब्जा कर लिया था। और इसके अलावा वो पर्ल हार्बर का वाक़या तो मैंने आपको सुनाया था कि जिसमें जापान की जो थी एयरफोर्स थी, उसने अमेरिका की नेवल जो फोर्स थी उसको मुकम्मल तौर पर तबाह बर्बाद करके रख दिया था पर्ल हार्बर में। तो इससे ये जाहिर हो रहा था कि जी जनाब जो इत्तहादी हैं वो जीत रहे हैं, जिसमें इत्तहादी जिनमें बरतानिया, फ्रांस, अमेरिका और रूस हैं वो थे। तो लेकिन ये हुआ कि टाइम के साथ साथ जंग जो थी इसकी सिचुएशन बदल गई। मसलन ये कि 1943 में, सितंबर 1943 में जो था इसमें जनाब आपका जो इटली था वो उसने पहले तो सरेंडर कर दिया 1943 में। ठीक है, सितंबर 1943 में इटली का जो मुसोलिनी ये कहता था कि जी जनाब आने वाले वक्त में जर्मनी और इटली जो है वो यूरोपियन मुल्कों का के महवर होंगे या एक्सेस होंगे। तो वो एक्सेस पावर अपने आप को कह रहा था कि यानी हम होंगे महवर आने वाले वक्त में। लेकिन ये कि वो सबसे पहले इटली जो था उसने सरेंडर कर लिया। फिर उसके बाद जून 45 में जर्मनी सरेंडर कर गया। फिर उसके बाद अगस्त 45 में जब उस पर अमेरिका ने 2 एटम बम गिराए जापान के ऊपर, हिरोशिमा नागासाकी, अगस्त में जनाब जापान भी निकल गया। तो अब जाहिर है जंग की जो है सिचुएशन वो मुकम्मल तौर पर इत्तेहादियों के हक में हो गई है। अब जब हालात बदल गए हैं तो कांग्रेस की का भी जाहिर है उसने भी पैंतरा बदलना है। तो अब ये हुआ कि जो गांधी साहब 2-3 सालों से जेल में बैठे हुए थे तो उनको जेल से बाहर निकाला गया और उनसे ये डील हुई कि वो बाहर आकर ऐसी तहरीकें नहीं चलाएंगे। उनको भी नजर आ रहा था कि अब हुकूमत की सिचुएशन मजबूत होगी, अब तहरीक चलाने का फायदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो उसने अपने साथ मुस्लिम लीग को मिलाने की कोशिश की कि कोई दबाव मैं बढ़ाऊं, लेकिन कायदे आजम उसकी किसी भी इस तरह की स्कीम में नहीं है। फिर उसने कहा कि जी मैं कायदे आजम के साथ या मुस्लिम लीग के साथ मुज़ाकरात करना चाहता हूँ। तो उसके लिए कायदे आजम ने हामी भर ली कि ठीक है आप मुज़ाकरात करें। मगर उन मुज़ाकरात में क्या था, वो ये चाहता था कि कायदे आजम किसी तरह से मुत्तहिदा हिंदुस्तान लेने पर आमादा हो जाए अंग्रेज़ों से। मगर कायदे आजम को भी पता था कितने सालों से, तो 1906 से तो उनके साथ सियासत कर रहे हैं और देख रहे हैं कि गिरगिट की तरह से ये कैसे रंग बदलते हैं। आज किसी बात पे राजी होते हैं और कल को उससे मुकर जाते हैं। तो कायदे आजम के जो मुज़ाकरात हुए उसमें कायदे आजम ने उनको ये बात वाज़ेह की कि मुसलमान जो हैं वो कौमियत की रूह से मुकम्मल एक कौम है, यानी जो एक तारीफ होती है उस हिसाब से वो एक अलग कौम है। और हिंदू और मुस्लिम 2 मज़ाहिब नहीं है बल्कि 2 मुआशरती निज़ाम है जो कि एक दूसरे की ज़िद है। इस्लाम अगर तौहीद की बात करता है तो जो हिंदू मत है वो ज़ाहिर मुशरिकाना रसूमात पर जो है वो बेस करता है। इसी तरह से इस्लाम मसावात की बात करता है। तो हिंदू मज़हब खुद अपने जो लोग हैं उनको 4 जातों में तकसीम कर देता है कि जी बहरमन सबसे अफजल है, शूदर सबसे नीच है और अछूत तो उससे भी आगे, यानी उससे कमतर तरीन जो है वो उसको समझा जाता है। इसी तरह से इस्लाम इंसाफ की बात करता है। तो जहाँ आप बराबर ही नहीं है वहाँ आप इंसाफ कैसे करेंगे। इस्लाम अगर अखुवत और भाईचारे की बात करेगा तो हिंदू मत में आप कैसे, जब आपके तबकात हैं उसमें आप भाईचारे की बात जो है वो नामुमकिन है। इसी तरह से इस्लाम जो है रवादारी की बात करता है। तो फिर जब आपने किसी को अपने बराबर ही नहीं समझना तो उससे रवादारी का मुजाहरा करने की भी ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी उन्होंने कहा ये तजादात हैं, इनके साथ रहकर आप एक कौम नहीं बना सकते। इनको हजारों साल तक इकट्ठे रहे हैं मगर उन्होंने अपनी जो एक इनफरादियत है वो बरकरार रखी है। अब आप ये देखें कि इतने साल इकट्ठे रहने के बावजूद ये इकट्ठे खाना नहीं खाते, एक साथ बैठकर खाना नहीं खाते, आपस में शादियां नहीं करते। एक कौम का हीरो दूसरी कौम का विलन है, एक कौम की फतह दूसरी कौम की शिकस्त है। तो इस तरह की 2 कौमों को एक निज़ाम में बांधने का नतीजा जो है वो नाकामी की शक्ल में निकलेगा। तो उन्होंने कहा कि ना सिर्फ हिंदुस्तान की फलाह इसमें है बल्कि मुसलमानों की फलाह इसमें है कि आप दोनों को इकट्ठे रहने दें। आप इस तरह की कोई कोशिश ना करें कि जिसमें आप अलहदगी की बात करें। अब गांधी ने फिर पैंतरा बदला, उसने कहा भाई ये तो हाथ नहीं आते। उसने कहा अच्छा फिर मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसे करें आपने करारदाद पाकिस्तान में जिन सूबों की बात की है, मसलन उसमें सूबों का नाम तो नहीं लिया गया था, उसमें ये कहा गया था कि मुल्क शुमाल मशरिक और शुमाल मगरिब में जो मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके हैं
उनको दो अलग मुमलिकतें बना दें। अब जो शुमाल मगरब में थी वो पंजाब, सरहद, सिंध, बलूचिस्तान है, और जो शुमाल मशरक में थी वो बंगाल और आसाम है। तो ये 6 सूबे हो गए। उन्होंने कहा इन 6 सूबों में मुसलमान सूबों को हम ऑटोनॉमी देते हैं। इसी तरह से जो हिंदू अक्सरियत के सूबे हैं, यूपी, सीपी, बम्बई, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, इनको अलग सूबों को जो है वो अंदरूनी तौर पे खुद मुख्तियारी मिल जाएगी, यानी एक वादत के अंदर रहते हुए। यानी हिंदुस्तान एक यूनियन होगा और उसके अंदर जो है हम ऐसा कर लेते हैं कि जी आप मुस्लिम सूबों में ऑटोनॉमी ले लें और हिंदू सूबों को भी हम दे देते हैं, तो मगर आप अलग ना हो, आप एक ही उसके अंदर सिस्टम में रहें। लेकिन कायदे आज़म इस किस्म के किसी भी जाल में फंसने वाले नहीं थे। कायदे आज़म ने फरमाया कि जी पाकिस्तान की तख्लीक के अलावा हम किसी दूसरे फार्मूले पर गौर करना ही नहीं चाहते। तो ये मुज़ाकरात जो थे ये भी नाकाम हो गए, क्योंकि कायदे आज़म अब तक इनको देख चुके थे, इनके साथ जो है सारी डीलिंग कर चुके थे, जिसमें ये आज किसी बात पे राजी होते हैं। वो चाह यही रहे थे कि हम मुतहिदा हिंदुस्तान आज़ाद कराएं ब्रिटिश से। हम ब्रिटिश को बताएं कि मुसलमान भी राजी हैं, आप इक़्तिदार बस अक्सरियती जमात को देकर चलते बने, बाद में देखी जाएगी कि हमने मुसलमानों के साथ क्या करना है। और कायदे आज़म जानते थे कि इनका अंदर से मकसद यही है, लिहाजा कायदे आज़म ने उनकी इस बात को मानने से इनकार कर दिया। अच्छा जी, असल में अब ये जो शिमला कॉन्फ्रेंस है, और मैंने आपको बताया कि जी इसमें जंग का पासा भी पलट गया है, तो हुकूमत जो है वो अपना नया प्लान लेकर आ रही है, जिसे आप कह रहे हैं वेवल प्लान। अब वाइसराय लॉर्ड वेवल जो है ये कौन है? ये ब्रिटिश नेवी का एडमिरल था, यानी उनका सीएनसी था और बड़ा अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर था। तो इसको हिंदुस्तान में अब नई प्रपोजल्स के साथ भेजा गया। क्रिप्स मिशन तो नाकाम हो गया था, वो इस वजह से कि उस वक्त जंग जो थी वो जापानियों के और एक्सेस पावर के हाथ में तरफ जा रही थी। मगर अब क्या हुआ है कि अब जो है आप इत्तेहादियों के हाथ में हो गया है, तो जाहिर है प्लान भी नया आएगा। तो इसमें क्या है जनाब कि इसमें कहा जा रहा है कि मुस्तकबिल का दस्तूर जो है वो बड़े सगीर की तमाम सियासी ताकतों की मर्जी से बनाया जाएगा। अब इसमें जनाब सियासी ताकतें कौन कौन सी हैं? एक तो है आपकी मुसलमान है और दूसरा है कांग्रेस हिंदू, यानी ये दो मेन है। इसके अलावा सिख, पारसी, ईसाई वो तो है, लेकिन मेजर जो पावर्स हैं हिंदुस्तान के अंदर मौजूद वो ये दोनों ही हैं। अच्छा, दूसरा अब इसमें इसलिए क्यों कहा जा रहा है, आज तक तो मुसलमानों को अहमियत नहीं दी गई थी, मुसलमान अपने लिए हिस्सा मांगते थे। उन्होंने देख लिया कि जो मुसलमान तो अलहदगी की बात कर रहे हैं, तो उनको किसी तरीके से इस सिस्टम के अंदर भी बांधें। और जहां तक हुकूमत बरतानिया की बात है, वो हमेशा कांग्रेस का ही साथ दिया करती थी, हालांकि कांग्रेस ने उन्हें नाको चने चबवाए, उसके बावजूद वो फिर उन्हीं का साथ देते थे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर यह है कि ये गवर्नर जनरल की इंतजामी काउंसिल बनाई जाएगी और काउंसिल में बड़े सगीर की सियासी कुव्वतों के नुमाइंदे शरीक किए जाएंगे। इनमें 6 हिंदू और 5 मुसलमान होंगे। इसके अलावा 3 और नुमाइंदे भी उन्होंने डाले, एक जो है वो छोटी जात का हिंदू, एक सिख और एक पारसी। तो ये 14 लोग हो गए, यानी इब्तदाई तौर पे 6 हिंदू और 5 मुसलमान कहा गया। उसके बाद 3 और लोगों को भी मिला के तो ये 14 लोग बनाए गए, यानी गवर्नर जनरल की जो इंतजामी काउंसिल होगी उसमें ये बड़े सगीर की सियासी कुव्वतों के नुमाइंदे होंगे। इनमें 6 हिंदू होंगे, 5 मुसलमान, एक सिख, एक ईसाई और एक लो कास्ट जो है वो हिंदू होगा। अच्छा, तीसरे नंबर पर है कि गवर्नर जनरल अपनी इंतजामी काउंसिल की सदारत करेगा और कमांडर इन चीफ के अलावा दूसरे तमाम अराकीन काउंसिल का ताल्लुक बड़े सगीर से होगा। अब देखिए ना, जो बाकी अराकीन काउंसिल है वो 14 है, वो सारे हिंदुस्तानी हैं, जिनमें 6 हिंदू हैं, 5 मुसलमान हैं, एक सिख, एक ईसाई और एक सिख, पारसी और एक लो कास्ट का हिंदू। और 2 लोग जो है वो ब्रिटिश हैं, एक गवर्नर जनरल और दूसरा कमांडर इन चीफ। कमांडर इन चीफ कौन होता है? जो दिफा को अपने हाथ में रखता है, यानी वार का महकमा जो है या दिफा का, वो नहीं वो दे रहे हिंदुस्तानियों को, वो अपने हाथ में रख रहे हैं। जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है ना, तो ये पावर है, अपनी पावर तो वो दे नहीं रहे, तो वो उन्होंने अपने हाथ में रखना है। बाकी चीजें वो यानी हिंदुस्तानियों को बाकी इंतजाम संभालने के लिए दे देंगे। अच्छा, उसके बाद गवर्नर जनरल जो है अराकीन का चुनाव खुद करेगा। मरकज में इंतजामी काउंसिल को तश्कील देने के बाद तमाम सूबों में भी इंतजामी काउंसिलें मुनज़्ज़म की जाएंगी। यानी पहले तो आप मरकज में बनाएंगे हुकूमत, जिसमें कि हम 14 लोग रख रहे हैं, और उसमें 2 जो है ब्रिटिश हैं, गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ। जब मरकज में ये चीज बन जाएगी तो सूबों में भी इसी तरह से, जितने भी सूबे हैं उनके अंदर भी इसी तरह की इंतजामी काउंसिल्स आप बनाएंगे। बेशक वो मुस्लिम सूबे हैं या वो हिंदू सूबे हैं, ऐसी ही काउंसिलें वहां पर भी बनानी पड़ेंगी। अब ये क्या करेगी, ये जो मरकज में इंतजामी काउंसिल होगी, एक तो ये मुल्क का निज़ाम चलाएगी, दूसरा इसके जिम्मे है कि ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि अब हम आपको आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आज़ाद करेंगे, एकदम आज़ाद नहीं कर रहे हैं जैसे उन्होंने पहले कहा था कि जंग के बाद हम आपको आज़ादी दे देंगे। तो अब वो ये कह रहे हैं कि ग्रेजुअली,
کہ پہلے آپ اپنا آئین بنائیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہم اگلا سسٹم چلائیں گے۔ اچھا، اب اس میں یہی ویور پلان یہی ہے جس پر بات چیت کرنے کے لیے شملہ میں بلایا گیا ہے ہندوستانیوں کو۔ شملہ میں کیوں؟ اس لیے کہ شملہ ذرا ٹھنڈا مقام ہے، تو برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ انگلینڈ سے، کیونکہ لندن سے آتی ہے، انگلینڈ سے آتی ہے، وہاں ٹھنڈ ہوتی ہے، تو یہاں پر پھر اس ٹھنڈی جگہ پر وہ اپنا رکھتے تھے سارا سسٹم کہ بھئی حکومتی سرگرمیاں ادھر ہوتی رہیں۔ تو یہ جون میں ہو رہی تھی یہ جو کانفرنس تھی۔ اب اس میں کانگریس کی طرف سے پنڈت نہرو، بلدیو سنگھ، ابوالکلام آزاد۔ اب کانگریس کی نوٹنکی دیکھیں ادھر کہ ایک ہندو ہے اس میں، ایک سکھ ہے اور ایک جناب مسلمان ہے، کہ یعنی کانگریس جو ہے وہ پورے ہندوستان کی نمائندہ ہے، سکھوں کی بھی ہے، ہندوؤں کی بھی ہے، مسلمانوں کی بھی ہے، لہٰذا کانگریس کی بات کو ہی ویٹیج اور ویلیو دینی چاہیے اور ہندوستان کو متحدہ رکھنا چاہیے، اس کا مقصد یہ ہے کہنے کا، ٹھیک ہے۔ لیکن مسلم لیگ کی طرف سے قائد اعظم ہے، لیاقت علی خان ہے اور سردار عبدالرب نشتر ہے، عبدالرب نشتر ہے۔ اسی طرح سے تمام صوبوں کے وزرائے اعلیٰ، یونینسٹ اور دیگر پارٹیوں کے نمائندے، یہ تھے شرکا، اور بھی لوگ تھے، یہ مین یہ ہیں جو آپ کو بتائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں نے کس چیز پر بحث کرنی ہے؟ یہ جو آپ کو میں نے ویول پلان ابھی 4 پوائنٹس بتائے تھے نا، کہ مرکزی ایک انتظامیہ ہوگی وائس رائے کی، یا گورنر جنرل کی کاؤنسل ہوگی جس میں 14 لوگ ہوں گے۔ تو اب بات یہ ہونی ہے کہ کون کون سے لوگ ہیں نامینیٹ ہونے ہیں، کانگریس کی طرف سے کون سے ہیں، یعنی ہندو کون سے ہوں گے، مسلمان کون سے ہوں گے، سکھ کون ہوگا، پارسی کون ہوگا، فلاں کون ہوگا، یہ سارے کرنے کے لیے بلایا گیا۔ اب ہوا کیا کہ جی جو 5 مسلمان وزراء کی نامزدگی کا مسئلہ جب تک پیش ہوا تو قائد اعظم کا موقف تھا کہ 5 مسلم وزراء مسلم لیگ نامزد کرے گی، کیونکہ مسلم لیگ ہی مسلمانوں کی نمائندہ سیاسی جماعت ہے۔ اب کانگریس کیا چاہتی تھی کہ ایک مسلمان نشست وہ لے لے اور اس پر ابوالکلام آزاد کا تقرر تھے۔ اب دیکھیں، چیک کریں ان کی شیطانی کہ جی آپ ابوالکلام آزاد تو آپ کی بغل میں ہیں اور وہ آپ کے ساتھ آئے ہیں، تو آپ انہیں اپنی نشستوں میں سے ایک دینا، آپ جو انہیں مسلمانوں کی ایک نشست 5 میں سے ایک اسے دے رہے ہیں، تو جب بھی کوئی ووٹنگ ہوگی کسی معاملے میں وہ تو آپ کے حق والی بات پہ ووٹ کریں گے، مسلمان تو پھر 4 رہ جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور پھر اس کے بعد ٹوٹل لوگ ہیں 14، ٹھیک ہے، 14 میں سے 4 تو ہو گئے مسلمان، تو باقی 10 ایک سائڈ پہ ہو جائیں تو کیا بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں جو ہے جناب قائد اعظم تو ڈٹ گئے، انہوں نے کہا کہ نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ صرف مسلم لیگ ہی جو ہے وہ مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، وہی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ جی اس نے کون سے لوگ رکھنے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ 5 مسلمان ہوں، اگر مسلم لیگ کے اندر نان مسلمز بھی ہیں تو وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور قائد اعظم نے آگے جا کر اس بات کو ثابت کیا کہ صرف مسلم لیگ ہی ہے مسلمانوں کی واحد نمائندہ جماعت۔ تو پھر وائسرا نے کہا کہ اچھا جی ابوالکلام آزاد کو اگر آپ نہیں رکھنا چاہتے تو پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو کہ یونینسٹ پارٹی کے سربراہ تھے ملک خضر حیات، وہ ذرا ان کے تابع دار تھے، تو یہ رکھ لیں آپ۔ قائد اعظم نے کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، صرف مسلم لیگ کے لوگ آئیں گے، نہ یونینسٹ پارٹی آئے گی، نہ کوئی بھی پارٹی نہیں آئے گی۔ تو قائد اعظم جو تھے وہ تو اس بات پر ڈٹ گئے، کیونکہ 1937 کی جو الیکشنز ہوئے تھے اس میں یہ جتنی بھی مسلمان پارٹیاں تھیں مسلم لیگ کے علاوہ، مثلا یونینسٹ پارٹی تھی، مجلس اراد تھی، جمعیت علماء اسلام تھی، جو بھی تھیں، انہوں نے کانگریس کے ساتھ الحاق کیا، کانگریس کے ساتھ مل کر حکومتیں بنائی، اور کانگریس نے مسلمانوں کو ناکو چلے چبوائے۔ 2-2.5 سال مسلمانوں کی زندگی کا وہ جو دور ہے وہ اتنا مشکلات سے پر ہے، جس میں ان کی تذلیل کی گئی ہے کہ مسلمانوں نے کانوں کو ہاتھ لگائے کہ آج کے بعد ہم مسلم لیگ کے علاوہ کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے۔ تو وائس رائے کا بھی یہ کہنا تھا، کانگریس کا بھی یہ کہنا تھا کہ جی اور بھی تو مسلم پارٹی ہیں، ان کو کیوں نشستیں نہ ملے، صرف مسلم لیگ کو ہی کیوں ملے، کیونکہ قائد اعظم نے کہا کہ بائی الیکشن ہم نے جیتے ہیں مسلم لیگ نے جو ابھی ہوئے ہیں حالیہ، اور مزید اگر آپ لوگوں نے اس کو کلیریفائی کرنا ہے تو آپ جنرل الیکشنز رکھیں، ٹھیک ہے، آپ ابھی نامینیٹ کریں ہی نا، آپ پہلے الیکشنز رکھ لیں، الیکشنز کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا مسلم لیگ جو ہے وہ نشستیں جیتتی ہے، اگر تو وہ جیتتی ہے تو پھر تو مسلم لیگ ہی رکھے گی، یہ بندے چنے گی۔ اگر مسلم لیگ ہار جاتی ہے الیکشنز میں تو پھر ظاہر ہے پھر جو بھی مسلم پارٹیاں جیتیں گی ان کے بندے آ جائیں گے خود بخود، تو پہلے آپ الیکشنز کروا لیں۔ قائد اعظم اپنے موقف پہ قائم تھے، تو بہرحال اس کانفرنس کی ناکامی کا اعلان کیا گیا اور اس کی ساری ذمہ داری قائد اعظم پہ ڈالی گئی، اور قائد اعظم نے بخوشی قبول کی، کیونکہ قائد اعظم بہت دیر تک کمپرومائز کرتے رہے کانگریس کے ساتھ، انگریزوں کے ساتھ، سب کے ساتھ، نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلا۔
تو اب جو ہے وہ ڈٹ گئے ہیں اس بات پہ کہ جی ہم نے اپنے لیے الگ ملک لینا ہے. اور کانگریس جو پوری اپنی کوشش کر رہی ہے وہ کیا کر رہی ہے کہ جی متحدہ ہندوستان, کسی طریقے سے متحدہ ہندوستان جو ہے وہ ہمارے ہاتھ آ جائے, حکومت برطانیہ ساری پاورز ہمیں دے کر چلی جائے, مسلمانوں کو تو پھر ہم دیکھ لیں گے بعد میں. تو قائد اعظم کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ متحدہ ہندوستان تو پھر ہم بھی آپ کو نہیں لینے دیتے, ہم بھی تقسیم کروا کر ہی ان کو بھیجیں گے, ایسے ہم بھی نہیں جانے دیں گے حکومت برطانیہ کو. تو یہ تھا جناب شملہ کانفرنس. تو نیکسٹ جو ہوگا وہ انتخابات ہیں جس میں یہ دیکھنا ہے کہ جی کیا نتیجہ نکلا ہے, کہ کیا مسلم لیگ اس لائق ہے کہ وہ اپنے بندے خود چنے, یا کوئی اور مسلم پارٹی ہیں جو آ کے جناب وہ انہوں نے نشستیں جیتی ہیں اور وہ اس قابل ہوئی ہیں کہ جی وہ اپنے بندے رکھ سکیں. تو یہ ہم نیکسٹ اس میں دیکھیں گے.